हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज बहुत ही अहम इश्यूज पर बात करेंगे। इस तरफ कई ऐसी बड़ी खबरें हैं जिसमें हमें गहराई से जानने की जरूरत है। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अक्सर बहुत से लोग इस तरह से कह रहे हैं कि भारत को भी सीखना चाहिए। क्या कुछ है श्रीलंका में। अब नए प्रेसिडेंट के बनने की तैयारी है। जो गोताबाया राजपक्षे वो फरार हो चुके, मालदीव पहुंचे, मालदीव के बाद सिंगापुर, और अब आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद तब तक सऊदी अरब वो पहुंच जाए। ऐसी कुछ खबरें हैं, इत्तलात हैं कि वो सऊदी अरब जा सकते हैं। और उसके वो अपने पीछे क्या कुछ छोड़ करके गए हैं, क्यों ये हालात बने, आगे क्या कुछ उम्मीद है, ये हम समझेंगे। इसके अलावा पुतिन तेहरान पहुंचने वाले हैं इस आने वाले हफ्ते में। उनके साथ साथ तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान भी पहुंचेंगे। तो रूस, तुर्की और ईरान ये मिलकर के क्या कुछ बात करने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो बाइडन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट, मिडिल ईस्ट का उन्होंने दौरा किया है, वो क्या कुछ है, इन सब पर आज फिर हम सईद नकवी साहब से बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी, जिन्होंने 110 मुल्कों से ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। 110 कह देना बहुत आसान है, लेकिन इतने मुल्कों तक जाना, उनको समझना और उन मुल्कों की गहराई से बाद में भी उन पर नजर रखना, यह बहुत बड़ा काम है जो सईद नकवी साहब बिल्कुल फिंगर टिप्स पर उनके होती हैं। दुनिया भर के लोगों के नाम, नेताओं के नाम, और ना सिर्फ उनकी प्रेजेंट पोजीशन बल्कि 10 साल 20 साल पहले वो कहां कहां थे, उस हद तक आप बता देते हैं। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए चलिए कि आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद नकवी साहब, आप बताइए कि श्रीलंका को अब आप कैसे देख रहे हैं, जब एक प्रेसिडेंट फरार हो चुका है, उनके प्राइम मिनिस्टर को अब प्रेसिडेंट बना दिया गया है इंटरिम, नए प्रेसिडेंट के आने की उम्मीद है, पब्लिक को प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकाल दिया गया है, अब निस्बतन सख्ती होने लगी है प्रोटेस्टर्स के को कंट्रोल करने के लिए। अब आप श्रीलंका को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? श्रीलंका एक एडिसन बहुत बड़ा एसेइस्ट था। उसका एक ऐसे था, द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड। उसका कहना यह था कि उन लोगों को दुनिया के तमाम ममालिक के बारे में मालूम होता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि उनके मोहल्ले में पिछली गली में क्या हो रहा है। तो उसको उसने एक बड़ा, तो कभी कभी अब हम लोगों की नजर चली जाएगी, पुतिन जा रहे हैं तेहरान, अभी हम देखेंगे बाइडन इस वक्त शायद निकल गए होंगे सऊदी अरेबिया से, और तमाम दुनिया के और हालात जो हैं वो इस वक्त तितर बितर हो रहे हैं। उसके बीच एक नजर अगर हम श्रीलंका पे डालें तो देखिए, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, हम 1947, यानी श्रीलंका जब आजाद हुआ जबकि चीन का रेवोल्यूशन कामयाब हो चुका था, यानी वहां कम्युनिज्म आ चुका था। यहाँ पे बेपनाह यहाँ के दो लोग थे, नॉर्दर्न जाफना प्रोविंस में तमिल काफी रहते थे, और कुछ तमिल लेबर था जो टी प्लांटेशन सेंट्रल श्रीलंका में था, वो अलग माना जाता है। लेकिन जो वहां के लोग थे, तमिल पॉपुलेशन जो कि काफी अच्छी खासी बड़ी पॉपुलेशन थी, वो जाफना में थी। जाफना में आए साहब अमेरिका, और वहां पहुंच गए ये तालीम के जरिए। तालीम क्या थी कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान के जितने हिल स्टेशन है, मसलन मसूरी, शिमला, नैनीताल, ऊटाकमंड, कुनूर, ये सब अंग्रेजों के बनाए। महज एक हिल स्टेशन है जिसपे अमेरिकन छाप है, और वो है
कोडी कनाल, कोडी कनाल जो कि कोयम्बतूर से आप जाते हैं, ये अड्डा हुआ करता था अमेरिकन मिशनरीज का, जिनमें कि जॉन फॉस्टर डलिस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आइजनहावर के जमाने में, उनकी बहन हमशीरा भी वहां थी। ये लोग क्या करते थे, रहते यहाँ थे क्योंकि बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन काम ये करते थे जाफना में, जहां मच्छर मलेरिया ये सब, तो वहां इन्होंने तालीम दी। उस तालीम का नतीजा ये हुआ कि जितने तमिल्स थे उनको तालीम मिल गई है। ये क्रिश्चियन चर्च का एक बड़ा कारनामा इस पूरे बर्रे ज़मीर में है कि जहां जहां वो गए, कन्वर्जन वगैरह तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने तालीम में बहुत फोकस किया कि बेपनाह। तो नतीजा ये हुआ कि अगर आप 1980s में कोलंबो जाते, 80s में, 70s में, तो आप देखते हैं कि वहां हर वकील तमिल है, हर डॉक्टर तमिल है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो वहां पे को तालीम न मिल पाई, वो पसमंदा रह गए। और अगर आप कोलंबो में जाएं तो तमाम जितने भी प्रोफेशंस थे उन सब में छाया हुआ था तमिल। और उसकी वजह ये थी कि ये कोडी कनाल से मिशनरीज आके उन्होंने जाफना को तालीम, वहां के एक तबके को जिनको कि वेलाला कहते हैं, वेलाला वहां के बड़े गोया जमींदार लोग, ब्राह्मण नहीं है वो, वेलाला। और जब उनके, ये किस्सा अलग है कि जब उनके हाथ से जो जो मछली पकड़ने का काम करते थे, यानी जो प्रभाकरण के लोग जिन्होंने बाखीर में वाकई में जंग लड़ी, उन्होंने उनमें और ये वेलाला में एक खाई थी, तो वो खाई पहले तो अंदर वो कंपोज हुई। यहाँ साइमन रिजवे डायस बंदरा नायके, ये उनका नाम, मिसेस त्रिमावो बंदरा नायके के शौहर को गोली मार दी थी एक बुद्धिस्ट। उन्होंने उन्होंने शुरू किया सिन्हला ओनली का नारा 1954, यानी सिन्हला नेशनलिज्म एज अपोज टू तमिल्स उन्होंने उजागर किया। धीरे उसके इन चीजों के पकड़ने में वक्त लगता है। तो आपने देखा होगा कि 83 में राइट्स हुए जिसमें श्रीलंका तमिल कोलंबो में मारे गए बहुत और बहुत। तो ये एक चीज चलती रही। फिर जब पावर चली गई निचले तबके के पास, जो कि प्रभाकरन, जो कि मछियारे थे ज्यादातर, इनका काम था मछली पकड़ना, और गोया उनको नीचा समझते थे ये लोग, लाला। उसने जनाब नेशनलिज्म की बंदूक उठा ली, उसने कहा कि हमें आजादी चाहिए। ईलम, ईलम का मतलब था आजादी, बहुत बड़ा नारा था उसका, तमिल ईलम। उसके दो पहलू, एक तरफ श्रीलंका के सिन्हला को ये दिखाई देता था कि ऊपर हम, ये तमिल्स जो हैं ये हमें ओवरवेल्म कर देंगे। कैसे? वो तो हमारी बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है, इनका रिश्ता तमिलनाडु के तमिलनाडु, तो लिहाजा ये हमको ओवरवेल्म कर देंगे। ये एक डर था। नीचे से वो ऊपर देखते थे। जो तमिल्स जाफना के थे वो कहते थे हमको ये सिन्हला मार देंगे, ये तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है। और एक नेशनलिज्म भी आ गई, मेजॉरिटेरियनिज्म, जो कि आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, यहां से पहले श्रीलंका में आई। मिसेस बंदरा नायके आई 1971 में, वहां उनके खिलाफ एक लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशन खड़ा हुआ। सारे कुछ 444 पुलिस स्टेशन लोगों ने, लेफ्टिस्ट ने अपने हाथ में ले लिए। हिंदुस्तान की फौज, ये किस्सा जो है ये हिंदुस्तान वाले भी भूले हुए, न जाने क्यों। 1971 में हिंदुस्तान की फौज गई, मैं वहां मौजूद था।
और जनाब वहां उनको मदद मिली, उससे सहारा मिला। ये हुआ कि भाई वो इंसर्जेंसी जो थी वो रुकी, हम वहां आ गया। वो जमाना वो था हमारे काजमी साहब कि मैं बिल्कुल नौजवान था, आएंगे अब 71 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उससे किया। मेरा ये पहला फॉरेन असाइनमेंट। अब मैं फॉरेन असाइनमेंट में तो चला गया हूं, लेकिन वहां है कर्फ्यू, तो मैं करूं क्या? तो गोल्फ, वहां दो होटल थे उस जमाने में, एक गोल्फ फेस और एक टैप्रोवे पोर्ट के अंदर। मैं गोल्फ फेस पे जाके चेक इन कर गया। वहां हिंदुस्तान की फौज के जो ब्रिगेडियर थे वो भी वही थे। उन्होंने देखा कि ये लड़का जो है, ये बेचारा फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि तुम अनुराधपुरा जाना, ये सेंटर में एक बुद्धिस्ट सेंटर है, सेंटर ऑफ श्रीलंका, जाना चाहोगे? मैं कहा आप क्यों? कह रहे हमारे हेलीकॉप्टर वहां कुछ असलहे और कुछ खाने पीने का सामान वहां देने जा रहे हैं पुलिस और फौज को, चले जाओ सर। अरे मैंने कहा जान में जाना ही, कुछ तो देखेंगे। मैं चला, मैं बैठा उनके साथ, और उमेश माथुर नाम था पायलट का, मुझे याद है अभी तक। उमेश माथुर हमको लेके उड़े, और वो आज आधे घंटे में हम लोग अनुराधपुरा के ऊपर थे। एकदम से ऐसा लगा जैसे ये ऊपर कोई बलून बर्स्ट हुआ, धड़ाक जैसे बंदूक। यार ये क्या? और वो हेलीकॉप्टर जो है वो बिल्कुल नीचे आने लगा। मैं आपका जैसा मजहबी इंसान तो हूं नहीं कि बहुत जल्दी दुआएं नहीं पढ़ता हूं। बहरहाल उस वक्त मैंने कहा कि ये आखिरी वक्त है, अब आखिरी दुआ सही न हुई तुम पढ़ लो, इसके बाद क्या जाने क्या हो। जी जी। उसने, पायलट ने क्या किया कि वो रोटर को जरा सा यूं टेढ़े कर दिए, तो वो कुशन सा बन जाता है, तो जरा वो धीरे धीरे गिरा, और गिरा, और देखिए ऊपर वाले दुआ मैंने पढ़ी और उसने सुन ली। कैसे? इतनी बारिश हुई थी अनुराधपुरा में कि नीचे जहां गिरा वहां कीचड़ था, तो कीचड़ के अंदर धंस गया। तो हम गोया यहाँ हम यूं देख रहे थे तो कीचड़ था, जो नीचे। अब बच गए। वो देखा तो मैंने कहा, उन दिनों में मैं स्टेट्समैन, बड़ा जबरदस्त अखबार था, स्टेट्समैन में मैंने हेडिंग आई कलकत्ते में इतनी बड़ी, अ कॉप्टर क्रैश एंड आई वाज इन इंसर्जेंट कंट्री। अरे साहब धूम मच गई, बाप रे बाप। ये तो एक किस्सा सुना दिया गया जिससे आज के हालात का कोई ताल्लुक नहीं। बाहर जी जी। हाँ, मैं उसी पे आना चाहता था कि मौजूदा मौजूदा जो हालात मैं आ रहा हूँ उसके बाद फिर बंदरा नायके की सरकार रही, बंदरा नायके बदलते रहे। जेआरजे के जमाने में जेआरजे की इंदिरा गांधी से इतनी नफरत। मैं मद्रास में था एडिटर उन दिनों। ये साहब टेलीफोन करके हमें बुला ले, रामनाथ गोयनका नाराज क्योंकि तो उन दिनों में ये था कि अगर आप मद्रास से दिल्ली 3 दफे आ जाइए तो उनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन 15 मिनट की फ्लाइट आप अगर कोलंबो ले लें, फॉरेन जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो। उनको शिकायत होती थी हमारे गोयनका साहब को कि ये फॉरेन जाने का इसको बहुत शौक है। वो था। खैर वो ले गए अपनी कैबिनेट की मीटिंग में, ले गए और वहां सबके सामने उन्होंने कहा, क्यों इंदिरा गांधी कभी हमारे जर्नलिस्ट को अपनी कैबिनेट मीटिंग में ले जाए, इस तरह की बात ये देखते। उसके बाद फिर राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ, आपको मालूम है। फिर आईपीएफ गई, बुरा बुरा इधर से उधर, हिंदुस्तान की छवि वहां आईपीएफ के बाद गिर गई। ठीक है, ये पूरा अफसाना, इसका जो सम है वो ये है कि आईपीएफ इतनी अनपॉपुलर हुई, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, वो इतनी ज्यादा अनपॉपुलर हुई किसी वजह, नेशनलिज्म, जनरला नेशनलिज्म के खिलाफ। उनको आइडेंटिफाई कर दिया उन्होंने टैमिल के साथ और सिन्हला के खिलाफ। बहुत अनुभव। अब जनाब अली आप आ जाइए आज की तस्वीर।
20 साल से यहाँ राजापक्सा भाइयों की सरकार। इस सरकार में तो उन्होंने कयामत ही कर दी। यानी एक भाई प्राइम मिनिस्टर, एक भाई फाइनेंस मिनिस्टर, एक भतीजा उनका स्पेशल असिस्टेंट, दूसरा भांजा कुछ और, यानी कोई 13-14 बहुत ही ब्लड रिलेटिव्स पूरी सरकार को चला रहे थे। अगर कहिए तो मैं भी पढ़ के आपको लिस्ट दे दूं, सामने रखे हुए। बहरहाल 13 लोग, 13-14। अब लोगों को जाहिर ये था कि एक तो ये थी कि क्या हो रहा है। फिर 2 कयामतें आ गई। एक तो कयामत ये आई, बड़ा खूबसूरत आइलैंड है काजबी साहब, ऐसा खूबसूरत, वैसे अच्छे लोग, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत खामोश, कम सुखन और बड़े मजेदार और बड़े हॉस्पिटेबल अच्छे लोग। 22 मिलियन का आइलैंड छोटा। अब वहां पे जनाब अली जब ये गोटबाया के साथ तो कयामतें जो आ गई वो थी कोविड। इतना खूबसूरत आइलैंड, टूरिज्म वहां की खास चीज, उसी पे वो जिंदा था। जहां जब मैं गया था तो एक होटल था, उसी जगह आप 25 होटल, कोई जिसे गोल्फ फेस फ्रंट कहते हैं, वो बिल्कुल समंदर के सामने, वहां 25 और कितने और जनाब होटल टूरिज्म पे मुनहसर था पूरा। वो उनकी कमर टूट गई। यहां आपको एक शौक हुआ किसी गोटाबाया भाई को कि ये मौका है, इससे फायदा अलग किस्म का उठाया जाए। वो क्या, हम सारी अपनी खेती बंद कर दें और यहां महज ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट में बड़ा चला हुआ है, खूब बिकेगा, बड़े डॉलर आए। उन्होंने क्या किया, उसको ऑर्गेनिक फूड स्टफ पैदा करने के लिए जो वहां पे बेपनाह आया करता था ये फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ, वो बंद हो गया था। अब यहां जब भूखमरी आई, इधर आ गई यूक्रेन की जंग, वहां से फूड स्टफ नहीं आ रहा। अब जब किसान दौड़ा कि भाई हमें वो दो फर्टिलाइजर, वो बंद है, आपकी सरकार ने मना कर दिया है क्योंकि हम यहाँ पे उगाएंगे ये। तो नतीजा ये हुआ कि वहां भूखमरी आ गई। लोगों के, यानी ये मैंने लोगों से बात करता हूं, मेरे वहां दोस्त हैं, बात करता हूं तो ये हालत है कि टेबल पे एक लोफ ऑफ ब्रेड और 6 लोग पहुंचते हैं कुत्तों की तरह। ये अच्छे अच्छे घरों में पेट्रोल इतना है, इतना उन्होंने भर लिया, इतना ताकि वो उस दुकान तक जाके वापस आ जाए। और एक मुसीबत ऐसी कि किसी हद तक मुझे लगता है ये मिलता जुलता है जब ये बुहरान में आता है हमारा लेबनान और बैरूत में ये सूरत हाल हो चुकी है, लेकिन इतनी बुरी कभी नहीं। अब यहाँ पे 3 इंटरेस्ट हैं, अब वो तीनों इंटरेस्ट मुलविस हैं, यूक्रेन में भी, अमेरिकन, चाइनीज एंड इंडिया का स्टैंड जो है यूक्रेन के ऊपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम से वो अमेरिकन पोजीशन से हट के एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ली है। बहुत बड़ी बात। इस वक्त मैं आपसे पहले भी बयान कर चुका हूं, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी की बात मैं ना करूंगा क्योंकि वो हालत अच्छी नहीं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इस वक्त, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदुस्तान एक स्वीट स्पॉट पे है। उस जगह है जहां हिंदुस्तान पिछले कई डेकेड्स में नहीं रहा। यानी इस वक्त हर एक पूछ रहा है
क्या अब यहाँ पे क्वाड के भी 2 मेंबर्स हैं। क्वाड क्या है? क्वाड का मतलब है हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। कभी मौका आए चीन के खिलाफ, यही तो है ना उनका मकसद। चीन वहां मौजूद है श्रीलंका में, और कुछ नहीं बोल रहा, चुप। यानी उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चल रहा है, उनके बहुत से, लेकिन उनका डिप्लोमेटिक स्टाइल अलग है। वो खामोशी से देख रहे हैं। उनका हाल, उनका ये थ्योरी है कि अभी हवाई जहाज जो है वो टर्बुलेंट वेदर से गुजर रहा है, बेल्ट बांध के चुप बैठे रहो। अमरीकी हुल्लड़ करने लगते हैं। उन्होंने क्या कहा कि साहब इसको जल्दी से, इनको आईएमएफ चाहिए। किसने कहा? ब्लिंकन साहब ने वॉशिंगटन से कह दिया ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी लॉन्ग टर्म। क्या मतलब? आईएमएफ क्या मतलब? ऑस्टेरिटी। अरे भाई, ऑस्टेरिटी आप वहां ला रहे हो जहां दाल रोटी नहीं है, जहां रोटी चावल नहीं है, जहां सालन नहीं है, दाल नहीं है। आप उसके ऊपर ऑस्टेरिटी क्या करोगे? ये तो अंग्रेजी में एक वर्स हुआ करता था, ऑफ ऑल द वाटर्स दे कुड बेटर, दे हैव गॉन एंड मेड द वाटर बेटर। यानी जैसे पानी को वेटर कर दो ताकि वो बत्तख की ऊपर से बह न जाए, रुक जाए, दिखाए। बहरहाल अब जनाब इन लोगों ने ये कर दिया। अब सवाल ये है कि यहाँ पे आप मेंबर तो हैं हिंदुस्तान, ये श्रीलंका है और ये हिंदुस्तान, तो मैं यहाँ उसी पे पर जो मैं उसी पर आने वाला था नकवी साहब। ये हिंदुस्तान में एक बात जो बार बार डिस्कस की जा रही है, कभी कभी इशारों में, कभी कभी सीधे, कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में हो सकते हैं, और श्रीलंका में भी नफरत की सियासत हुई, उसका नतीजा ये हुआ। और किस तरह से, क्या श्रीलंका की सरकार से भारत की सरकार सीखे, या श्रीलंका की आवाम से भारत की आवाम सीखे जो प्रेसिडेंट हाउस तक में घुस गई। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इंडिया में भी ऐसे कुछ ये हालात इस हो पे सकते आने से पहले मैं अपना ये किस्सा खत्म कर लूं ताकि हैं? ये ठीक है। इससे हाँ, लिंक है ये। हाँ। क्योंकि इस वक्त झगड़ा ये है कि क्वाड का कौन सा मेंबर यहाँ पे इसको कंट्रोल करेगा। भाई हिंदुस्तान के करीब है, ये तो हिंदुस्तान के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है। क्या अमेरिकन हिंदुस्तान को ट्रम्प कर सकते हैं? क्या हिंदुस्तान को सुपरसीड करेगा अमेरिका? तो फिर इसका मतलब अमेरिका से खलिश क्वाड के अंदर पैदा हो गई। चीन ये सब देख रहा है। चीन खामोश, चीन की खामोशी कहीं एक इशारा तो नहीं है कि भाई हमें तुम्हें साथ रहना, और ये तुम्हारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पॉलिसी है, लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल मैदान खोल छोड़ दिया है चीन ने, ऐसा लगता है कि भाई तुम जो चाहो यहाँ करो। अब ये कि तुम में और अमेरिका में इख्तलाफ पैदा हो जाए तो वो भी उनको सूख करता, वो इस पे क्वाड के मामले में। तो इस जगह पे अब आखिर में क्या हुआ? एक, सब तो उड़ के चले गए, एक महिंद्रा भी हैं वहां रह गए, बाकी अच्छा उनमें गोताबाया और इनका फाइनेंस मिनिस्टर, इनके पास अमेरिकन पासपोर्ट्स थे। ये प्रेसिडेंट बनने के पहले उन्होंने सरेंडर किया। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका अब भी अमेरिकन पासपोर्ट है। ये वहां आम बात है कोलंबो में। अब रही बात कि क्या कोलंबो वाली सूरत हाल यहां हो। कोलंबो से ज्यादा सीरियस सूरत हाल किसान आंदोलन की थी, क्योंकि इस आंदोलन में क्या हुआ है कि आप देख रहे हैं कि 4 दिन के बाद एकदम से टाई टाई फिश, यानी वो आदमी जिसकी एक सीट भी नहीं है पार्लियामेंट में, और जो कि एक नॉमिनेटेड मेंबर की तरह से वहां है, वो पहले तो बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर, यानी रानिल विक्रमसिंघे। फिर वही आदमी
इनके जाने के बाद बना दिया जाता है एक्टिंग। उसका रिकॉर्ड क्या है? उसका रिकॉर्ड ये है कि फोर्सेस अग्रीमेंट, क्या कहते हैं उसको? वो अमेरिकन के साथ जो होता है। होता है कि वो फोर्सेस अग्रीमेंट ये साइन करने वाले थे अब से 7 साल पहले कि ये अमेरिकन की छावनी बन जाए। अच्छा, अमेरिकन अभी भी वहां पे नेवी को ट्रेन कर रहे हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। तो गोया अमेरिका का एक आदमी वहां पे बिठा दिया गया। तो वो आप जो कह रहे थे, ये ना समझिए कि ये जो मूवमेंट था इसके अंदर से कोई अमृत निकला है इस मंत्र से, वो नहीं निकला। यानी अल्लाह जाने कौन इन लोगों को फरोग दे रहा था, इनमें कौन कौन एलिमेंट्स मिले हुए थे, अंदाजा नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान का जो किसान आंदोलन था, अरे भाई 3 बड़े बड़े बिल्स वापस तो कराए उसने। यहां तो बिल्कुल अमेरिकन पिट्ठू को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और चुप घर में चले गए। असल में एक सवाल तो है, खाली पेट पे ज्यादा रेवोल्यूशन वगैरह होता है, पेट चाहिए, रोटी चाहिए। तो इसलिए आपका ये सवाल कि क्या ये यहाँ सूरत हाल, एक तो ये कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सूरत हाल क्या थी? यहाँ कम्युनिस्ट केरला में है, यहाँ कम्युनिस्ट बंगाल में थे, यहाँ कम्युनिस्ट त्रिपुरा में थे। तो स्टेट बाय स्टेट एक रेवोल्यूशनरी और रेडिकल सिचुएशंस हो सकती। भाई लोग न जाने क्या समझ रहे हैं कि आप मोदी जी के पास इस वक्त 9 स्टेट्स हैं बीजेपी, ठीक है, 29 स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बाकी कहाँ है? तो हम और आप दिल्ली में बैठते हैं, जो कि गढ़ है इस सियासत का। लिहाजा हमको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल छाए हुए हैं। लेकिन मैं अभी आया हूं केरला से, वहां से ये बहुत दूर दिखाई, बहुत दूर दिखाई। अच्छा अच्छा जी जी नकवी साहब, मैं थोड़ा सा चूंकि वक्त जरा कम रह गया, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। जो बाइडन मिडिल ईस्ट का दौरा किया है, और उसमें एक बात जो कॉमन है दोनों मुल्कों में, इजराइल और सऊदी अरब में, उन दोनों पर इल्जाम है कि दोनों ने अच्छे बड़े सीनियर बाइज्जत जर्नलिस्ट को कत्ल किया है। तो ये इस दौरे को और इस दौरे में क्या मजबूरियां थी कि उन कातिलों से उन्होंने हाथ मिलाया, उनके साथ आए और उनके साथ हैं मुसलसल? तो क्या कुछ है इस आपने अपने सवाल ही में जवाब दे दिया। आपका सवाल खुद खुद एक मुस्तकिल एक जवाब है। यानी ये वो लोग हैं जिनको की दोगली दो जबान में बात करते हैं। ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम। ये इन्होंने खुद कह दिया था कि मैं ये सलमान, मोहम्मद बिन सलमान से मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उसने अदनान खशोगी का कत्ल किया। इन्होंने खुद कहा था, खुद ये प्रेसिडेंट। आखिर में आके आपने उससे हाथ मिलाया। तस्वीर देख लीजिए आप उधर। वो आखिले लड़की जो है, वो बड़ी वेल नोन जर्नलिस्ट, हमने तो आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, सो ऑब्वियस। तो उसको मारा गया। तो अब उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो उधर से गोली चली थी। तो अब ये तो है। अब उससे अहम चीज जो होने वाली है, ये पहली विजिट है और इस यूक्रेन के बाद पुतिन किसी और मुल्क तो आसपास के मुल्कों के गए नहीं। अब ये बाकायदा जा रहे हैं तेहरान। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। यानी बाइडेन यहाँ आए हैं कहने के लिए कि हम लोग मिलके एक डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऐसा बनाएं कि हम ईरान से निपट लें। वो वहां बना रहे हैं दूसरी तंजीम कि भाई हम तुम, और वहां से आ रहे हैं एर्दोगान साहब, चीनों के बीच में कि अनाज कैसे भेजा जाए,
गल्ला कैसे निकाला जाए उसमें मदद करेंगे, लेकिन ये तो ऊपर की बातें हैं। नीचे नीचे न जाने क्या हो जाए, आपको हमें पता न चलेगा। ये कि लेकिन ये कि दुनिया बहुत ही बड़ी तेजी से तब्दीली हो रही है और मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, बता दूं कि जो बाइडन ने ये दावा किया है और ये हकीकत भी है कि वो पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं जो सीधे तेल अवीव से जद्दा में जाकर के उतरे हैं और उनके पहुंचने से पहले सऊदी अरब ने दुनिया के सभी जहाजों को, असल में तो इजराइल को इजाजत देनी थी, अब उनके जहाज आजादी से नॉन मिलिट्री जहाज वो सऊदी अरब की फिजा में परवाज कर सकते हैं। अब से पहले सिर्फ भारत, यूएई और बहरीन के जहाजों को इजाजत थी इजराइल जाने आने के लिए, उस फिजा से गुजरने के लिए, लेकिन अब इजराइल के जहाज या दूसरे मुल्कों के जहाज इजराइल बराह रास्त जा सकेंगे। ये तेजी से तब्दीली आ रही हैं। कोई खास क्लोजिंग आखिर में कुछ कहना चाहेंगे नकवी साहब? यही है कि इस वाकई में बहुत तेजी से, देखिए जहां हमारी नजर नहीं जा रही, बहुत तेजी से लैटिन अमेरिका, देखिए एक सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामीन, आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए, इस वक्त जंग है नॉर्थ और साउथ में। यूक्रेन की जंग के मानी ये हैं कि इस वक्त वेस्ट और साउथ, यानी साउथ में कौन आ गया? साउथ में आ गया जनाब पूरा अफ्रीका खिलाफ है, लैटिन अमेरिका खिलाफ है, एशिया खिलाफ है, एक कास्टिंग वोट हिंदुस्तान का है, कब तक रहेगा ये? तो गोया ये पूरा मामला है कि ग्लोबल ऑर्डर में वो चाहते हैं कि उनकी थोड़ी बहुत हेजेमोनिक रेजिडुअल जो है वो बच जाए। दुनिया ये चाहती है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने जिसमें कि हर एक एक पोल है, 3, 4, 5 पोल्स हों, उसके चारों तरफ। आगे बात लंबी है, वरना इसकी ये थ्योरी थी उसकी ब्रेजेंस्की, जबकि किसिंजर साहब ने थ्योरी बनाई थी स्ट्रेटेजिक बैलेंस की, कि मॉस्को, बीजिंग, वॉशिंगटन और मॉस्को, बीजिंग, वॉशिंगटन, जापान, यूरोप, ये किसिंजर का स्ट्रेटेजिक पेंटागोनल, उसी के बरक्स उसकी थ्योरी ये थी रीजनल इन्फ्लुएंशियल, यानी वो शाह ईरान को रीजनल इन्फ्लुएंशियल हो, हिंदुस्तान को रीजनल इन्फ्लुएंशियल, वो नाइजीरिया जो बड़े बड़े मुल्क है, ये ब्राजील को लैटिन अमेरिका में रीजनल इन्फ्लुएंशियल समझता था, इजिप्ट को मिडिल ईस्ट में। ये इस तरह से उसका निजाम जो था, ऑर्डर तकरीबन वही ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रेजेंस्की की उस थ्योरी में इसके जरासीम मौजूद। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपसे हमेशा बात करके बिल्कुल ऐसा ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव है वो समझ में आता है और हमारे दर्शक आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, महसूस भी होते हैं और इंफॉर्मेशन बहुत होती है इसमें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।